गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है आज की हमारी क्लास केमिस्ट्री की है, ठीक है ना। एक दिन आपकी बायोलॉजी क्लास चलती है, दूसरे दिन केमिस्ट्री की क्लास चलती है। आज हमारा टर्न केमिस्ट्री की क्लास का है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं उसी चैप्टर को जो केमिस्ट्री के क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर चल रहा था, उसी के आगे बढ़ते हैं। आज हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, केमिकल रिएक्शन से मतलब होता है जब हम किन्हीं दो पदार्थों को, सबस्टेंसों को, जब दो सबस्टेंसों या दो से अधिक, एक या एक से अधिक, चाहे आप वहां पर एक भी अकेला भी सबस्टेंस हो सकता है, तो वो अकेले हम उसे गर्म कर सकते हैं, तब उससे नया पदार्थ बन सकता है। या एक से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक भी हो सकते हैं और अकेला भी पदार्थ होता है। केमिकल रिएक्शन करने का मतलब यही नहीं कि अकेला एक पदार्थ नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि मैं इसे गर्म करेंगे, मान लीजिए अगर से हम गर्म करते हैं तो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट जाता है, क्योंकि ये भी तो केमिकल रिएक्शन हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसे देख लिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, यदि हम इसे गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में टूट जाता है। देखिए ये रिएक्शन आपकी है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। यदि जरूरी नहीं है कि अकेला पदार्थ क्रिया नहीं कर सकता, अकेला पदार्थ क्रिया कर सकता है, या उससे ताप दिया जाए, ठीक है ना, या विद्युत दिया जाए या ताप दिया जाए, तो वो अकेला अपने जिन अवयवों से मिलकर बना होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिन अवयवों से मिलकर बना होता है, यदि आप उसे ताप देंगे तो उन्हीं आयनों में, उन्हीं घटकों में टूट जाएगा जिनसे वो मिलकर बना है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड से होता है। जब हम इसे गर्म करें कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है, क्या होता है, ये चूना पत्थर का सूत्र होता है, चूना पत्थर। इसे जब गर्म करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट गैस में टूट जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, डेफिनेशन लिखिए सभी लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की। स्टार्ट करते हैं, लिखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में, लिखना प्रारंभ करो। रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बना देते हैं। नया पदार्थ बना देते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब एक पदार्थ कोई दूसरे पदार्थ में बदल जाए, या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर दें, इस प्रकार की क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। जैसे देखिए, जैसे केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है, आप बताओ केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है। देखिए आपको, जैसे हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, देखिए बच्चों, मैंने आपको एक कंपाउंड लिखा है, एक कास्टिक सोडा, एक पदार्थ क्या लिया, कास्टिक सोडा। क्या लिया है, कास्टिक सोडा। NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा। और दूसरा पदार्थ लिया है सोडियम सल्फेट। दूसरा पदार्थ क्या लिया है, सोडियम सल्फेट। अब यहां है क्या बात, दो पदार्थ हैं, एक तो कास्टिक सोडा है और एक क्या, सोडियम सल्फेट है। अब इनकी हम आपस में क्या कराएंगे, क्रिया करेंगे। इनकी जब आपस में क्रिया कराएंगे तो इनसे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। जो पदार्थ लिए गए, इन पदार्थों को क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। अब इनसे बनने वाला जो पदार्थ होगा वो कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा, उत्पाद।
अभिक्रिया से पहले वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद के पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया प्रारंभ से होने से पहले जो आपके सबस्टेंस होंगे आपके पास, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, मतलब अभिकारक। और अभिक्रिया होने के पश्चात जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उन पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। देखिए रिएक्शन, अब यहां क्या है, सोडियम या जो सोडियम है, सोडियम आपका, सॉरी ये पदार्थ थोड़ा गलती से लिख गया है, सोडियम सल्फेट नहीं होगा यहां पर हम लिख सकते हैं H2SO4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? H2SO4। क्या लिख सकते हैं? H2SO4। सॉरी ये यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए एक मैंने अम्ल ले लिया है और एक क्षार ले लिया। क्या ले लिया है? एक अम्ल ले लिया, एक क्षार। NaOH क्या है? एक क्षार है। H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, जब मैं अम्ल की क्षार से यहाँ क्रिया करा रहे हैं, देखो यहाँ पर एक पदार्थ क्या है? क्षार। दूसरा पदार्थ क्या? अम्ल। क्षार का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा, और दूसरा पदार्थ कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजाब। H2SO4 तेजाब का सूत्र होता है। अब रिएक्शन करते हैं, कैसे क्रिया होती है। देखिए सोडियम जो है वो SO4 से क्रिया करेगा, ध्यान देना है। सोडियम किससे क्रिया करेगा? SO4 से। तो क्या बन जाएगा? NaSO4। लेकिन भाई NaSO4 कोई सूत्र ही नहीं होता है, ठीक है ना। NaSO4 कोई सूत्र होता ही नहीं है। Na2SO4 होता है, उसे कहते हैं सोडियम सल्फेट। क्या होता है? Na2SO4। सोडियम सल्फेट सूत्र होता है फार्मूला में, केमिकल फार्मूला Na2SO4, जिसे कहते हैं सोडियम सल्फेट। अब यहां तो केवल एक Na था, अब यहां क्या हो गया? Na2SO4। NaSO4 नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि NaSO4 होता ही नहीं है। होता क्या है? Na2SO4। तो हम क्या करेंगे? Na2 करने के लिए यहां पे क्या करेंगे? 2 का गुणा हो गया। अब हो गया Na2SO4, बन गया सोडियम सल्फेट। अब देखिए, अब ये आपका OH जो है वो किससे क्रिया करेगा? हाइड्रोजन गैस से। मतलब H2 जो है वो OH से क्रिया करेगा। किससे करेगा? OH से। OH से ना समझिए, केवल आप ये समझिए, जब भी हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब भी हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन के पास जब भी ऑक्सीजन आता है, पता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन के पास आता है तो एक गाना गाता है। कौन सा गाना पता है? कौन सा गाना कहता है? आओ हम तुम मिलके जल को बनाए। क्या गाता है गाना? आओ हम तुम मिलके जल को बनाए। देखिए हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या कहता है? आओ हम तुम मिलकर जल को बनाए। देखो बन गया H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करे, क्या बना दिया? H2O। लेकिन ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है। यहां कितना ऑक्सीजन है? 2 एकम 2, और यहां कितना है? 1। अब हम क्या करेंगे? H2O का सूत्र तो पता है, H2O होता है जल का सूत्र। H2O2 तो नहीं लिख सकते हैं, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? जल बनाता है। पता है हाइड्रोजन ने गाना गाया था ऑक्सीजन के साथ मिलकर। क्या कहा था? आओ हम तुम मिलकर जल को बनाएं। तो जल ही बनेगा, जल का सूत्र H2O होता है। तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए क्या करेंगे? H2O में 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? H2O में 2 का गुणा कर देंगे। देखिए हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहां देखिए हाइड्रोजन कितना था? 2 एकम 2, और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन कितना था? 2। अब देखिए हाइड्रोजन बराबर हो गए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ऑक्सीजन। बन गई रिएक्शन। इस रिएक्शन को लिख लीजिए, नोट करो। समझ आई रिएक्शन? नोट कीजिए। देखिए बच्चों, एक रिएक्शन आपके सामने और है, जैसे भी आपने एक की थी। कौन सी की थी? कास्टिक सोडा की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई थी, तो क्या बना था? सोडियम सल्फेट और जल बना था। अब देखिए आपके सामने प्रोडक्ट है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। इसकी क्रिया कराएंगे बुझे चूने के साथ। किससे कराएंगे? बुझे चूना। बुझा चूना का सूत्र COH का होल 12। अब देखिए जब बुझे चूने से नाइट्रिक अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनता है? यहां से जो कैल्शियम होता है, Ca जो धातु,
वो नाइट्रेट से क्रिया कर लेगा। और हाइड्रोजन किससे क्रिया कर लेगा, अभी बताया था, ऑक्सीजन से। हाइड्रोक्साइड में कौन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोक्साइड में कौन है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। अब देखिए, जब पहले कैल्शियम नाइट्रेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइज, CaNO3 का होल ट्वाइज। अब देखिए CaNO3 का होल ट्वाइज क्यों होता है, क्योंकि Ca पे वैलेंसी कितनी होती है, 2। Ca की वैलेंसी कितनी होती है, 2। और नाइट्रेट की वैलेंसी, यहां देखिए Ca की वैलेंसी है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी है 1। इनका सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 का गुणा Ca के साथ होगा तो CaNO3 के साथ 2 का गुणा होगा तो NO3 का होल ट्वाइज। 2 का गुणा NO3 में करिए, होल ट्वाइज हो गया CaNO3 का होल ट्वाइज, कैल्शियम नाइट्रेट बन गया। अब बचा गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल। बैलेंस कीजिए 2 ऑक्सीजन तो 2 का गुणा करें, हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2 का गुणा कीजिए, क्योंकि नाइट्रेट 2 हो गए तो 2 का गुणा करना पड़ेगा नाइट्रेट में, ठीक है ना। नोट कीजिए रिएक्शन। देखिए बच्चों, अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया, आपने समझ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है योगात्मक अभिक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ओके। दूसरी होती है अपघटन अभिक्रियाएं, अंग्रेजी बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अपघटन माने टूटना और टूटना अंग्रेजी में होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तोड़ दीजिए, डिकम्पोजिशन तोड़ दीजिए तो हो जाएगा अपघटन। अपघटन या टूटना एक ही बात होती है। तीसरी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी चीज का स्थान बदल के, जैसे ये मान लीजिए ये मैंने मार्कर यहां पर रखा है, अब मार्कर हटाकर यहां पर दूसरी चीज रख दें तो हो जाएगा प्रतिस्थापन, ठीक है ना। जैसे इसमें ये कवर है, इस कवर को हटाकर यहां दूसरा कवर लगा दें तो हो जाएगा प्रतिस्थापन। मतलब एक स्थान पर दूसरी चीज का बदला बदली कर देना, क्या यहां पर दूसरी चीज लगा दें, इससे हटा दें, इसके स्थान पर दूसरा चीज लगा दें तो वो कहलाएगा प्रतिस्थापन। उसके स्थान पर आपने दूसरे का स्थान दे दिया, उसे वहां से हटा दिया, ठीक है ना। इंग्लिश में भी लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट माने क्या होता है, स्थान को बदल देना। क्या होता है, स्थान को बदलकर उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज ले आना। इसी मतलब एक परमाणु को बदलकर या परमाणु के समूह को बदलकर वहां पर दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह रख देना, जोड़ देना, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्थान का परावर्तित कर देना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्लियर। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। उभय अपघटन का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अदला बदली कर लो आपस में। अभी ये था केवल प्रतिस्थापन में केवल किसी भी चीज का स्थान बदल देना, उसके स्थान पर दूसरी चीज ले आना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों लोग जैसे यहां से इसे हटाएंगे तो उसके स्थान पे इसे रखेंगे, उसका स्थान इसमें लगा देंगे। जैसे उस मार्कर को उठाइए, ये मार्कर, अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इसे यहां से हटाइए, इसमें लगा दिए, और इसे इसमें लगा दिए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। माना दोनों लोगों को बदल देना, एक दूसरे का स्थान लगा के दूसरे के स्थान पर उसे पहुंचा दो, उसके स्थान पर उसे पहुंचा दो, ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हिंदी में बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। अगर केवल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, केवल इसे हटाओ, इसे यहां से हटा दो, इसके स्थान पर दूसरा लगा दो। अब ये जरूरी नहीं इसका वाला उसके स्थान पे लगाओ, बात समझ में आ रही है। जैसे कि ये वहां से लाके इसी पे लगा दीजिए, अब इसका वाला जो लगा था ये जरूरी नहीं कि वो इसके स्थान पे पहुंचे, वो कहलाएगा केवल प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर अदला बदली करना, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अदला बदली, तुम इसके स्थान में चले जाओ, मैं तुम्हारे स्थान पर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके। जिसे कहते हैं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं, ओके। क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। और बच्चे वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन माने अभी तो क्या था, अपघटन माने भी टूटना था, और वियोजन माने ऐसा टूटना होता है, ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने पर वो 2 या 2 से अधिक घंटों में विभाजित हो जाता है, लेकिन ठंडा करने पर वही चीज फिर बन जाती है। बात समझिए। जैसे एक पदार्थ मैंने लिया, जैसे
ये पदार्थ है, मान लीजिए NH4Cl, इसे हम नौसादर बोलते हैं। अगर इसे आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा अमोनिया गैस में, NH3+HCl। देखिए रिएक्शन बैलेंस, जो नौसादर था वो अमोनिया गैस और HCl में टूट गया। अब बात ये है कि देखो ये दोनों तरफ से रिएक्शन होती है, इधर से भी होती है, इधर से भी होती है और इधर से भी होती है। पहले होती है, गर्म करेंगे वो बदलेगी, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूटेगी। अब ठंडी होने पर इधर से रिएक्शन होगी, फिर वही चीज बना लेगी। जिन चीजों से मतलब जिस चीज से ये टूटा, ये नौसादर से टूटा है, नौसादर से क्या निकला, अमोनिया और HCl, ठीक है ना। अब गर्म करने पर ये निकला। अब ठंडी होने के बाद ये दोनों फिर मूल वही अण बना लेगी, पुनः मूल अण को प्राप्त कर लेते हैं, फिर से दोबारा पीछे से रिएक्शन होगी। ये होती है अग्र क्रिया, फिर पीछे से होगी बैकवर्ड क्रिया, ठीक है ना। अग्र क्रिया, पश्चिम क्रिया, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। जब हीट करें, गर्म करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और ठंडी करने पर क्या हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन। क्या हो जाएगी, ठंडा करने पर बैकवर्ड, पीछे से रिएक्शन होगी, फिर ये चीज बना लेगी। ये कहलाएगी आपकी वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। और अपघटन में केवल क्या होता है, अपघटन में टूट तो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं वही चीज बने। जैसे भी आपको दिखाया था, क्या, पोटेशियम क्लोरेट भी देख सकते, KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है। अब ये जरूरी नहीं है, मैंने स्लो से गर्म कर दिया, इसका अपघटन करना, गर्म कर दिया तो केवल क्या से बनेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, बैलेंस ऑक्सीजन 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6 प्लस 3O2। देखिए रिएक्शन बैलेंस हुई, KCl बन गया और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन गैस निकल गया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मिलकर इस चीज को बनाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कह रहा था केवल अपघटन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाओं में जिस चीज में टूटेगा वही चीज दोबारा फिर बना लेगा, वो कहलाएगा वियोजन अभिक्रियाएं। इंग्लिश में डिसोसिएशन रिएक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। नोट कीजिए 3 पॉइंट, नोट कर लीजिए, नोट में पॉइंट। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला टाइप्स क्या है, योगात्मक अभिक्रियाएं, मतलब एडिशन रिएक्शन। जैसे कि इंग्लिश में ऐड का मतलब आप जानते हैं, ऐड माने जोड़ना, ऐड माने जोड़ना होता है, और जोड़ने को हिंदी में क्या कहती है, योग, क्या बोलते हैं, योग। तो वही सेम मतलब है, योगात्मक का मतलब है जोड़ना। यहां पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में, देखिए लिखा है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग माने जुड़कर, संयोग माने जुड़कर, ठीक है ना, संयोग माने जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। कितनी सिंपली है, समझिए भाषा, कोई इसमें लॉजिक नहीं, बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, अब इनके बीच में किसका निशान, प्लस का निशान लगा दो। देखिए ये एक कवर है और ये एक पेन है, इन दोनों को क्या करें, प्लस लगाएंगे। अब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनका दोनों का उपयोग होगा, तो इसे इसमें लग जाएगा, लग गया। अब ये एक वस्तु बन गई एक वस्तु। बताओ, अब ये अलग अलग थे, अब इन्हें प्लस में ऐड का निशान था, जब इसने आपस में संयोग किया, संयोग होने पर एक हो गई, तो ये क्या कहलाया, संयोग। क्या कहलाया, संयोग, मतलब योग। क्या कहलाया, योग। अब देख लीजिए, जैसे एक यहाँ पे कार्बन है, क्या है, कार्बन है। अब कार्बन क्या करता है, कार्बन हमेशा एक गाना गाता है, कार्बन के मन में हमेशा एक ही गाना रहता है, क्या पता है, ऑक्सीजन को देखते ही गाना गाने लगता है। कार्बन को कहीं भी ऑक्सीजन दिख जाए, दूर से देखता है तो इसमें के मन में एक गाना हमेशा रहता है कार्बन के, ये इसी तलाश में रहता है, मुझे कहीं ऑक्सीजन दिख जाए, इसी चक्कर में घूमता है साला कि कहीं मुझे ऑक्सीजन दिख जाए। जैसे इसके नजर में ऑक्सीजन आती है ना, जैसे इसके नजर में ऑक्सीजन आती है तो उसे देखते ही गाना स्टार्ट कर देता है। पता है कौन सा, आओ हम तुम मिलकर CO2 बनाए। क्या कहता है, आओ हम तुम मिलकर CO2 बनाए। कार्बन कहता है किससे, ऑक्सीजन से। ये बात, हम तुम मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखिए, आओ हम तुम मिलकर CO2 बनाए, देखो बना दी CO2 गैस,
बनी है ना। इसने कार्बन ने ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया की, देखो बीच में योग लगाया, मैंने बताया कार्बन ऑक्सीजन इसके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का निशान। जब ये आपस में जुड़ गए सीधा क्या बन गया, CO2। देखो उसका गाना बिल्कुल सही था, उसने गाना गाया और CO2 बना लिया। ठीक है, नोट कीजिए रिएक्शन। एक और देखिए, आपको एक गाना और याद है, मैंने सुनाया था कुछ देर पहले, कौन सा, जब हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या गाना गाता है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन को देखते गाना गाता है। ये दोनों ऐसे ही हैं, ये दोनों ऑक्सीजन के चक्कर में हैं। कौन, कार्बन भी ऑक्सीजन के चक्कर में रहता है और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के चक्कर में रहता है। ये दोनों अपनी अपनी चक्कर में, वो कहता है मुझे ऑक्सीजन मिल जाए, कौन, कार्बन कहता है तुम्हें एक ऐसी गैस बनाएंगे जो इंसान के लिए बहुत हानिकारक होगी ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंसान के शरीर में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जीना दुर्लभ हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जहां पे अधिक धुआं हो, बहुत ज्यादा धुआं हो, आपका खड़ा कर दो, सांस लो लोगे, नहीं ले पाओगे ना, बहुत मुश्किल होगा। क्यों, कि वहां क्या होता है, CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें दो ही गैसें होती हैं, एक होती है CO2 और एक होती है CO। इसे कहते हैं CO, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होती है जहरीली गैस और ये भी होती है बहुत खतरनाक। दोनों हर के लंग्स में, फेफड़े में जाकर हर के फेफड़े को प्रभावित कर देते हैं। और क्या करते हैं फेफड़े में प्रभावित करके, पता है, हर के शरीर में जाके फेफड़ों में जाकर इसे फेफड़ों में भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन वहां नहीं रह पाती है। फिर क्या होता है, जो हमारे ब्लड में वो RBC जो होता है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है, हमारे ब्लड में जो RBC होता है, लाल रक्त कणिकाएं, कौन होता है, लाल रक्त कणिकाएं। हाँ, ब्लड से लाल रक्त कणिकाएं आके लाल रक्त कणिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन, कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का दहन होता है। वहां क्या बनती है, ऊर्जा। आपको पढ़ाया है बायोलॉजी में, वहां क्या बनती है, ऊर्जा। लेकिन जैसे जहां पर ज्यादा धुआं होता है, धुएं वाले स्थान पर कौन सी गैसें ज्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। जब वहां आप ऑक्सीजन लेंगे, इसके साथ में क्या जाएगा, CO2 भी जाएगा और CO भी जाएगा। और सबसे ज्यादा जाने वाली अंदर गैस पता, CO2 तो जाना तो क्या होता है, देखिए आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। होता ये है यार, जब हर के जहां पे ज्यादा धुआं होता है, CO2 भी होती है और CO भी होती है और O2 भी होती है। देख लीजिए, तीनों गैसें होती हैं। लेकिन होता क्या है, O2 कैसे होती है, आप समझे, ऑक्सीजन। क्यों, वायुमंडल धुआं जहां भी होगा वहां तो ऑक्सीजन हर जगह है। ऑक्सीजन कहां, हर जगह पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन। लेकिन जहां धुआं होगा वहां ये तीनों गैसें होंगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होगा, ये वायुमंडल में उड़ती जाएगी। धुआं उड़ता ऊपर की तरफ उड़ता है ना, तो ये ज्यादातर वायुमंडल ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये नहीं, ये देखती है जहां भी हम आप देखते हैं, ये उसके अंदर घुसती है। हमारे तुम्हें सांस के द्वारा ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर हर की फेफड़ों के अंदर चली जाती है। अब पता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन भी है और CO भी है। अब तो बहुत खिचड़ा ऐसा होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है ना, जो हमारे ब्लड में क्या पाया था, हीमोग्लोबिन सिर्फ मक्कार है, अच्छा नहीं आदमी है, बहुत बेकार का आदमी है। जो हीमोग्लोबिन है बहुत ही वाहियात है। ये इसकी हीमोग्लोबिन की मैरिज तो हुई ऑक्सीजन से। क्यों, हीमोग्लोबिन की जो मैरिज हुई, जो शादी हुई है, वो ऑक्सीजन से हुई है। कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की पत्नी है। हमेशा ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाकर काम माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ता है। ठीक है ना, ले जाता है और RBC उसे धकेलता है, चलो भाई से ऑक्सीजन को ले चलो माइटोकॉन्ड्रिया में, ले जाके छोड़ देता है। ठीक है, वहां से जब ऊर्जा लेके आता है हीमोग्लोबिन, और सभी हमारे सही पूरे अंग में, हमारे सही पूरे शरीर में बांटता जाता है ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। लेकिन कंडीशन ये हो जाएगी, पता, लेकिन हीमोग्लोबिन की ये प्रेमिका है CO। जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन की प्रेमिका है। प्रेम मतलब लव, ये लव करता है ना, ये सब लव करता है, ये ट्रू लव करता है, ये सच्चा प्रेम करता है। कौन, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से सच्चा प्रेम करता है, याद रखना। लेकिन ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन तो उसकी पत्नी के रूप में है, इसे निभाता है, एक रिश्ता निभाता है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का रिश्ता निभाता है, इसे ले जाने का काम तो करता है। लेकिन जब ये दोनों लोग पास पास हों, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो और ऑक्सीजन भी हो, कहां मिलेंगे दोनों लोग, फेफड़ों में। कब मिलेगी, जब आप धुएं वाले स्थान पर खड़े होंगे, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपके फेफड़े में जाएगी और ऑक्सीजन भी जाएगी। अब क्या होगा, अब हीमोग्लोबिन किसे ले जाएगा, बात ये आती जा रहा, हीमोग्लोबिन किसे ले जाएगी।
ऑक्सीजन को ले जाए या CO को ले जाए। अब वो चक्कर में पड़ जाता है। पता है वो किसे ले जाएगा बताइए? ऑक्सीजन को ले जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगा? पता है ऑक्सीजन को नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि ये इसकी पत्नी ले जाता तो उसे जिससे प्रेम करता है, प्रेम किससे करता है? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसीलिए अपने प्रेम को निभाता है और से सच्चा प्रेम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, और से हल्के माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को नहीं ले जाता, इसे वही फेफड़ों में छोड़ देता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है तो हमारा पावर हाउस उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? पावर हाउस उड़ जाता है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आप लेके क्या गए? कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड लेके जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ही उड़ जाता है, और वहां ऊर्जा नहीं बनती है और इंसान खल्लास हो जाता है। बात समझ आ गया है? ठीक है ना? तो बात करते हैं आगे, चलिए। अच्छी लगे है ना? ये समझ में आ गया बच्चों? तो बात करते हैं, देखिए जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाता है एक ही गाना गाता है, दोनों ऑक्सीजन की तलाश में रहते हैं, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। क्या कहता है हाइड्रोजन? आओ हम तुम मिलकर जल को बनाए। देखिए H2O बन गया, बैलेंस भी है कि नहीं? नहीं है। ऑक्सीजन 2 है ना? हाइड्रोजन 2 है, लेकिन क्या करेंगे हम? यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 का गुणा करें तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। आगे बात समझ में? एक और रिएक्शन दिखते हैं। सल्फर, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, सभी सल्फर की तलाश में है। सल्फर इतनी अच्छी है ही, क्या पता नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन इतनी अच्छी है ही, ऑक्सीजन इतनी अच्छी, सब ऑक्सीजन के चक्कर में रहते हैं। जितने भी धातु हो चाहे अधातु हो, सब ऑक्सीजन के पीछे पड़े हैं। ठीक है ना? और सबसे ज्यादा तो अधातु ऑक्सीजन के चक्कर में रहती है। देखिए सल्फर भी एक अधातु है, कार्बन भी एक अधातु है। देखिए ना, कार्बन भी अधातु, सल्फर भी अधातु है, लेकिन हाइड्रोजन एक गैस है। कोई बात नहीं, ये दोनों अधातु हैं। अब सल्फर भी ऑक्सीजन के चक्कर में पड़ा है, और ऑक्सीजन के साथ सल्फर मिलकर क्या बनाता है? आओ हम तुम मिलकर SO2 को बनाए, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनाए। क्या बनाए? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। आओ हम तुम मिलकर SO2 बनाए। देखिए बन गई है। नोट कीजिए रिएक्शन, नोट। इसमें देखिए दोनों यौगिक हैं। अभी आपको एक धातु या धातु होती थी, दूसरे ऑक्सीजन का अणु होता था, लेकिन यहाँ क्या है? दोनों यौगिक हैं। देखिए एक जल H2O है, ये भी एक पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है किसका सूत्र? खड़िया का। खड़िया बोलते थे, कैल्शियम ऑक्साइड खड़िया होती है। चौक, चौक वगैरह है, चौक है, खड़िया ही कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जल है, ठीक है ना? अब बात करते हैं, हम इसे बिना भुजा चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना भुजा चूना। इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बिना भुजा चूना। अब इससे बनता है भुजा हुआ चूना। देखिए क्या? CaOH का होल ट्वाइस, ये बन गया। देखिए बिना भुजा चूना, सब बैलेंस है, चेक कीजिए। Ca1 था, Ca1 हो गया, ऑक्सीजन 2, 1 और 1 2, देखो यहाँ होल ट्वाइस करके 2 1 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 2 1 2, देखो हो गया बैलेंस। COH का होल्टेज होता है भुजा हुआ चूना। लिख लीजिए भुजा चूना, भुजा चूना, ये भुजा चूना का सूत्र है, लिख लीजिए। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखो इसमें योगात्मक हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, H2 प्लस लगा, प्लस का मतलब क्या है? योग होना। इन दोनों को जोड़ दिया, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब भुजा चूना। ठीक है ना? नोट करो इस रिएक्शन को भी। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी आपने योगात्मक अभिक्रियाओं को पढ़ा है, अब बात करते हैं उसी के आगे अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन का मतलब डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन माने टूटना, अभी समझाया था। जैसे ये चीज है, ये मार्कर है, अब डिकम्पोज इसे करना। क्या करना? डिकम्पोज। इसे हम बीच से तोड़ के अलग अलग कर दें, ये डिकम्पोज कहलाएगा। ठीक है ना? किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन, उसे तोड़ना, तोड़ फोड़ के फेंक देना, कहलाएगा डिकम्पोजिशन। ओके, ये वही क्रियाएं हैं। क्या लिखा है? अपघटन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक मतलब कोई आपको पदार्थ दे दिया, यौगिक मतलब कोई पदार्थ अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाए, या तो अवयवी पदार्थ अवयवी तत्वों, जिन तत्वों से मिलकर बना है, जो आपका यौगिक है जिन तत्वों से मिलकर बना है, यदि उसमें आप क्या देंगे? ऊष्मा देंगे तो उन्हीं में टूट जाएगा।
या सरल छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। ठीक है ना। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रियाएं। कहने का मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? ऊष्मीय अपघटन जिसमें ऊष्मा दी जाए, हम अपने द्वारा ऊष्मा देकर उसे क्या करें? उसे दो भागों में तोड़ दें। मतलब ऊष्मा माने गर्म करके, ऊष्मा माने गर्म करके। ऊष्मा क्या होती है? गर्म करना। हम ऊष्मा देकर या गर्म करके उसे दो या दो से सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, कहलाता ऊष्मीय अपघटन। अब दूसरी चीज विद्युत अपघटन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत धारा देकर, विद्युत में तो भी ऊष्मा होती है, विद्युत में ऊष्मा होती है ना। इंडक्शन आप चलाते हैं, ऊष्मा से तो चलता ही है। हीटर चलाते हैं, क्या निकलती है? ऊष्मा ही तो निकलती है। गर्मी निकलती है, गर्मी क्या है? ऊष्मा ही तो है भाई। हीटर चलाते हो लाइट से, प्रेस चलाते हैं, प्रेस में हीटिंग निकलती है, तभी तो कपड़ा इस्त्री होता है ना। तो क्या है? विद्युत अपघटन मतलब विद्युत देकर ऊष्मा देना, विद्युत द्वारा ऊष्मा देना, मतलब इलेक्ट्रिक। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक द्वारा उसे ऊष्मा देने पर उसे दो या दो सरल अणुओं में तोड़ना, वो कहलाएगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। और जिन्हें हम गर्म करके ऊष्मा देते हैं वो कहलाएगी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन क्या है इसकी, देखिए। जैसे ऊष्मीय अपघटन की सबसे पहली रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। बाद में हम विद्युत अपघटन के लिए पहले लिखते हैं ऊष्मीय अपघटन की, बाद में लिखेंगे विद्युत अपघटन की। क्लियर? बताओ परिभाषा समझ में आई? वे अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। ये दो प्रकार की हैं। ऊष्मीय अपघटन में आपको पहली रिएक्शन करा रहे हैं। किसी करा रहे हैं? ऊष्मीय अपघटन की। देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, क्या है? CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर क्या जो गर्म लिखा है, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो कैसे में ऊष्मा निकलेगी? जब गर्म करके कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट जब से गर्म करेंगे किसमें टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। देखिए टूट गया। लिख लीजिए रिएक्शन। एक और देखिए, कैल्शियम क्लोरेट, दूसरी रिएक्शन CaClO3, इसे भी गर्म कीजिए। क्या? CaClO3, इसे बोलेंगे कैल्शियम क्लोरेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट। इसे भी गर्म करेंगे, किसमें टूटेगा? देखिए, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस कीजिए, ट्वाइस मल्टीप्लाई। सॉरी यहाँ ट्वाइस का गुणा नहीं करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड इससे हम तोड़ देंगे। गलत तो नहीं है, पोटेशियम क्लोरेट था, सॉरी रिएक्शन गलत लिख गई है, सॉरी इसके लिए भाई, थोड़ी रिएक्शन गलत हो गई है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पोटेशियम क्लोरेट होता है, कैल्शियम नहीं, KClO3। क्या होता है? KClO3। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब पोटेशियम क्लोरेट क्या बोलेंगे? पोटेशियम क्लोरेट बच्चों, क्या बोलेंगे? पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोरेट है। अब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोरेट किसमें टूटेगा? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। पोटेशियम क्लोराइड KCl, ऑक्सीजन गैस O2, टूट गया। पोटेशियम क्लोराइड KCl, ऑक्सीजन गैस O2। अब इसे बैलेंस कीजिए। पोटेशियम क्लोराइड क्या है? KCl, बिल्कुल सही फार्मूला होता है KCl। ऑक्सीजन गैस का O2 होता है, लेकिन ये O कितने हैं? 3, तो O बैलेंस नहीं है ना। यहाँ O कितने हैं? 2, और इधर O कितने हैं? 3, तो इसे बैलेंस कीजिए ना। यहाँ 3 है या 2 है, तो ऐसी उचित संख्या से गुणा करें। ऐसी उचित संख्या से गुणा करें दोनों तरफ कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ऐसी उचित संख्या से गुणा कीजिए कि दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएं। देखिए, ये आपकी विषम संख्या है। ऑक्सीजन जब भी बैलेंस होती है इक्वेशन हमेशा सम संख्या में होती है। ऑक्सीजन 3 है, एक विषम संख्या है, इसे पहले सम संख्या बनाइए। कितने का गुणा करें कि सम संख्या बन जाए? 2 का करें। देखिए 3 दूनी 6 बन गई सम संख्या, 2 से विभाजित हो जाएगी ना। अब क्या होगा?
पोटेस KCl कितना हो गया, 1K, देखो 2K 2Cl, यहाँ 2 का गुणा करो, 2K 2Cl हो गया। 2KCl बने ऑक्सीजन, देखिए 3 दूनी 6, यहाँ कितना है 2, अगर यहाँ 3 का गुणा करो, देखो हो गया 3 दूनी 6, रिएक्शन होगी बैलेंस। देखिए यहाँ मैंने 2 का गुणा किया तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ किया 3 का गुणा 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। बताओ भाई हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक, रिएक्शन कर लो, कंप्लीट हो गया। कर लीजिए, नोट कीजिए रिएक्शन। इस तरीके से बैलेंस होती है समीकरण। देखिए बच्चों, अभी आपने ऊष्मीय अपघटन की 2 रिएक्शनें देखी थी, ऊष्मीय देख ली। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन की। विद्युत देने पर तो कैसे अपघटित होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जल है मेरे पास, क्या है जल, H2O में हम क्या देंगे, विद्युत धारा। क्या देंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसमें होती है, विद्युत में। विद्युत धारा किसमें होती है, विद्युत में होती है। जब विद्युत धारा द्वारा से गर्म करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, इसे हम नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें हम विद्युत धारा देंगे, क्या देंगे, इसे हम विद्युत धारा देंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक देंगे तो क्या होगा, सोडियम अपने धनायन में टूट जाता है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। देख लीजिए बैलेंस हो गया, यहां 2 का गुणा कीजिए, देखिए बैलेंस है, सब बैलेंस। आगे 2 का गुणा करके उस Cl2 में टूटेगा तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लिए बैलेंस हो गया, नोट करो। जो मैंने इसमें विद्युत धारा बच्चों दी है, कैसी दी है, ये गलित सोडियम क्लोराइड है। ठोस नमक में क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं आप, ठोस सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो गलित सोडियम मतलब गला हुआ सोडियम, मतलब नमक होगा, गले हुए नमक में हम क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अगर ठोस नमक हो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर उसे जल में घोल लिया जाए, जल में डाल के घोल दिया जाए तो सोडियम क्लोराइड, अगर उसमें फिर विद्युत धारा देंगे तो उसमें से वो अपने आयनों में भी अपघटित हो सकता है और क्लोरीन में भी अपघटित हो सकता है और सोडियम धनायन भी निकल सकती हैं। दोनों तरीके से ही होते हैं। इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से हो जाता है, दूसरा तरीका क्या है, NaCl में अगर हम विद्युत धारा देते हैं, देखिए विद्युत धारा एक तरीका से, उसमें 2 तरीके रिएक्शन, अपने आयनों में अपघटित हो जाता है, आयनों में भी अपघटित हो जाता है। अगर इसका विलयन लेंगे, अगर सोडियम क्लोराइड का विलयन लेती है, बात समझिए, केवल सोडियम क्लोराइड कैसा गलित, इसमें पानी की मात्रा नहीं, मतलब गला हुआ नमक है, उसमें विद्युत धारा डालेंगे तो यहां से ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस और सोडियम धातु बनेगी। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड का विलयन हो, जैसे पानी में आपने नमक घोल लिया, पानी में नमक घोले, उसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पता है क्या बनता है, तो ये अपने सोडियम धनायनों में टूट जाएगा, क्लोरीन अपने ऋणायनों में टूट जाएगा। NaCl किससे मिलकर बना है, सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन से। तो Na अपना धनायन ले लेगा, क्लोरीन अपना ऋणायन ले लेगा, तो इस तरीके से टूटेगा। अगर सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया, अगर पानी में घोल लिया सोडियम क्लोराइड, तो अगर विद्युत धारा देंगे तो ये कंडीशन होगी। अगर गला हुआ केवल सोडियम क्लोराइड, नमक गला हुआ है, तो उसमें विद्युत धारा दोगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी, सोडियम धातु। क्लियर। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट आगे का टॉपिक कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू भाई। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर।